Students, welcome back in our next class of science for class 8. You can remember that we have already started a new chapter, force and pressure, in which all the informations about force and forces are given to you in my first part of this force and pressure. This is the second part going on for your force and pressure. We have finished our first part, force, and today we will start up with our next part, which is pressure. So first of all, what is pressure all about? Pressure means dabav. If we are going to push any surface with some force, then force per unit area is called as pressure. यानी कि अगर हम किसी चीज को दबाने जा रहे हैं तो जो भी हम ताकत लगाते हैं पर यूनिट एरिया में, यानी कि यूनिट एरिया को हमने कितना दबाया है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो आइए हम आपके बुक से आपका प्रेशर पार्ट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टॉपिक वाइज कि इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। सो दिस इज योर प्रेशर टॉपिक। प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगता है, कोई ताकत लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब ये प्रेशर का स्टार्ट होता है। यानी कि विदाउट फोर्स प्रेशर कांट अकर। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। जैसे वुड में अगर हम पिन को दबाते हैं तो पिन को दबाने के लिए हम क्या करते हैं, अंगूठे से प्रेशर लगाते हैं। तो प्रेशर लगाने की वजह से वो पिन उसके अंदर में चला जाता है। तो पिन क्यों अंदर चला जाता है? क्योंकि पिन का जो नोक है वो बहुत ही पतला होता है और इस तरीके से पिन का एरिया बहुत कम हो जाता है। और प्रेशर जो है वो एरिया पे इनवर्सली रिलेटेड है, विच मीन्स कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा और हाई प्रेशर की वजह से पिन फिर चाहे वो पेपर हो चाहे वो वुड हो, किसी के अंदर में भी वो समा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। और इस हिसाब से इसका जो यूनिट होना चाहिए, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज योर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। और एक बात और याद रखिए कि प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका एक दूसरा नाम भी है और वो है पास्कल, पीए। तो देखिए 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 किलो पास्कल जो है वो 1000 पास्कल के इक्वल होता है। जहां ये वर्ड किलो आ गया, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो पास्कल मतलब 1000 पास्कल, ये हो चलेगा। तो एक न्यूमेरिकल भी है आपके पास में, डाटा दिया हुआ है, फोर्स 100 न्यूटन, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, प्रेशर निकालना है। तो हमने 100/2 कर दिया प्रेशर निकालने के लिए, तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 50 पास्कल का एरिया यहाँ प्रेशर यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि प्रेशर कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है। ये देख लीजिए कि प्रेशर लगाने का मतलब क्या है। किसी भी चीज को जब हम दबाते हैं अपने उंगलियों से तो वहां पे फिर प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है? तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फोर्स अप्लाइड एंड एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स। यानी कि हमने कितना दबाव लगाया और कितने एरिया पे लगाया है। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना अप्लाइड होगा। अब हम अपने एवरीडे लाइफ में देखेंगे, कुछ अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर में, कि प्रेशर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो देखिए बच्चों, आप लोग स्कूल का बैग लेकर आते हैं, बैग के जो स्ट्रैप्स हैं वो बहुत ही वाइड यानी कि चौड़े रखे जाते हैं, इतने चौड़े करीब रखे जाते हैं वो चौड़े चौड़े, ताकि वो आराम से जब कंधे पे आए तो उनका भार ज्यादा महसूस ना हो। यानी कि द प्रेशर ऑफ बैग इज गोइंग टू रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो बैग का प्रेशर अपने आप घट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्राइप है, अगर ये चौड़ा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। इसीलिए स्कूल के बैग्स के वाइड स्ट्रैप्स होते हैं। तो आप, अच्छा, पोर्टर हम लोग कहते हैं जो कुली होते हैं जो सामान उठाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि कुली जो सामान उठाते हैं वो अपने सिर पे एक मुरेठा यानी कि कपड़ा बांध लेते हैं।
ये कपड़ा क्यों बांध लेते हैं, क्या होता है इससे? तो जो थिक एंड राउंड पीस ऑफ क्लॉथ वो अपने हेड पे रखते हैं, उससे क्या होता है कि जो ये सामान का वजन है वो सारा, अगर ये नहीं कपड़ा रखे तो सिर पे डायरेक्टली जो सबसे ऊंचा भाग होता है, जो सिर का ऐसे ऊंचा वाला भाग होता है, उस पे आकर लगेगा। लेकिन अगर वो कपड़ा बांध देते हैं तो भार ज्यादा एरिया में फैल जाएगा, और ज्यादा एरिया में अगर भार जाता है तो ज्यादा एरिया होने की वजह से फिर उसका प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरीके से उस पोर्टर के ऊपर सामान का दबाव कम से कम रहेगा। फिर हम लोग अगला एप्लीकेशन देखते हैं, व्हाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ कहते हैं तेज धार वाला चाकू, और ब्लंट नाइफ कहते हैं जिसका चाकू का धार खत्म हो चुका है। तो जो शार्प नाइफ होता है उसके बड़े थिन एजेस होते हैं, उसको हम पजा के चाकू को तेज करके उसका जो एज है, किनारा है, उसको बहुत ही पतला कर देते हैं। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हम उसका एरिया बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, और कम एरिया की वजह से उसका प्रेशर ज्यादा अप्लाइड हो जाता है और वो फटाफट चीजों को काट सकता है, फटाफट चीजों को काट सकता है। लेकिन अगर हमने इसको धार तेज नहीं किया है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से प्रेशर घट जाएगा। यानी कि अब हमें उसी चीज को काटने के लिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्टली हमें उस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये तो हमने आपको बता दिया व्हाई द टिप ऑफ द निडल इज शार्प। किसी भी निडल का जो पॉइंटेड एंड होता है, जो पूंछ होता है, जो लास्ट वाला भाग होता है, वो बहुत ही शार्प पतला रखा जाता है। कारण यही है कि अगर पॉइंटेड एज का शार्प रहेगा पॉइंटेड पार्ट उसका, तो एरिया घट जाएगा, और एरिया घट जाएगा तो वो आसानी से किसी चीज के अंदर में भी पेनिट्रेट हो सकता है। Why the depression is much more when a man stands on the cushion than when he lies down on it। कहते हैं कि जो कुशन्स होते हैं या तकिया है, अगर आप तकिए के ऊपर खड़े हो जाएं तो तकिया ज्यादा दब जाता है, जबकि आप अपना सिर रखते हैं तो तकिया ज्यादा नहीं दबता। कारण क्या है कि जो हमारे पैर हैं उनका एरिया सिर से कम होता है, तो चूंकि पैर का एरिया कम है तो पैरों पे अगर हम खड़े होते हैं तो कम एरिया होने की वजह से उसका प्रेशर या दबाव ज्यादा एक्ट हो जाता है, और जो कुशन है यानी कि जो तकिया है वो ज्यादा दब जाता है। जबकि पैरों का जहां तक सवाल है, सिर का जहां तक सवाल है, तो सिर का एरिया हाई है, बड़ा एरिया होने की वजह से वो फिर उसका प्रेशर घट जाता है और कम दबाव लगता है, इसलिए कम दबाव होने की वजह से वो एक्ट नहीं कर पाता उसके ऊपर में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इतना कुछ देखा, ये जो कुछ भी देखा उसमें हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के प्रेशर की बात कर रहे थे, जहां पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट पे किसी न किसी रूप में प्रेशर लगा रहा था। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर में कि जो ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं वो बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। तो ये टायर चौड़े क्यों होते हैं, ये इतना वाइड क्यों रखे जाते हैं टायर्स? कारण क्या है कि इनको गीली जगह में चलना होता है। अगर पतले टायर होंगे तो वो अंदर धंस जाएंगे और फिर निकल नहीं पाएंगे, इसलिए इनके टायर्स को चौड़ा किया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए। एरिया बढ़ने से फिर उसका अप्लाइड प्रेशर घट जाता है, क्योंकि प्रेशर एरिया का इन्वर्सली रिलेटेड होता है। फोर्स का तो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, मगर एरिया का इन्वर्सली रिलेटेड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो आसानी से गीली जगहों पे भी काम कर पाता है, उसके चक्के नहीं धंसते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, तो ऐसा नहीं कि प्रेशर सिर्फ सॉलिड्स में ही होता है, प्रेशर लिक्विड में भी होता है, और वहां पे भी प्रेशर के लिए वही फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप एक कंटेनर देख रहे हैं, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जो लिक्विड है वो नीचे अपने साइड में, दीवार पे, इधर उधर हर जगह पे क्या करता है, एक प्रेशर अप्लाई करता है। अब ये तो बात समझ में आती है कि पानी नीचे को प्रेशर अप्लाई करेगा, ये साइड में कैसे प्रेशर अप्लाई करता है, क्या ये साइड में भी प्रेशर लगाता है? तो देखिए हम अपने नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा अगला पिक्चर है, इसमें देखिए दीवार पे हमने क्या कर दिया, कंटेनर के वॉल पे 1 2 3 छेद कर दिया है, और हम क्या देख रहे हैं कि तीनों छेद से पानी तेजी से बहने लगा। भाई अब प्रेशर तो पानी इधर लगा रहा था, तो पानी को इधर जाना चाहिए था, तो ये इधर क्यों जाने लगा? तो इसके पीछे कारण है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक ही डायरेक्शन में नहीं लगाता सिर्फ नीचे की ओर, वो अपने चारों तरफ प्रेशर लगाता है, ऑल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था उसकी वजह से लिक्विड यहाँ निकला, यहाँ वाले लिक्विड की वजह से यहाँ लिक्विड आके गिरा, और यहाँ वाले की वजह से यहाँ आकर गिरा।
अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे तेजी से पानी कहां से निकलेगा या सबसे ज्यादा दूरी तक जाने वाला पानी कहां से निकलेगा, तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 होल्स हैं ए, बी और सी होल का पानी सबसे ज्यादा दूरी पे गिरा है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि सी होल से पानी ज्यादा तेजी से निकलेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सी से ही क्यों, ए से उतना तेजी से क्यों नहीं निकला, सी से ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो हाइट ऑफ द लिक्विड अबव इट, उसके ऊपर कितना लिक्विड है, कितने हाइट तक लिक्विड है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम सी की बात करें तो सी का लेवल ये है, इसके ऊपर इतना पानी है, बी का लेवल ये है, इसके ऊपर इतना पानी है, और ए का लेवल ये है, इसके ऊपर इतना पानी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए के ऊपर सबसे कम पानी है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर सबसे कम होगा। यानी कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा पानी उसका प्रेशर भी उतना ज्यादा। तो सी के ऊपर चूंकि सबसे ज्यादा पानी है इसलिए सी के ऊपर का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। तो यही कारण है कि सी जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर रखता है और सी से सबसे तेजी से पानी बाहर की ओर निकल जाता है। तो प्रेशर नीचे बॉटम की तरफ सी पे सबसे ज्यादा होगा। और साथ ही साथ इस चीज ने हमें ये प्रूव किया कि लिक्विड्स भी प्रेशर अप्लाई करते हैं और लिक्विड का प्रेशर चारों हर डायरेक्शन में होता है। ये देखिए, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ, यानी कि जितनी गहराई में आप जाएंगे उतनी ज्यादा प्रेशर उसका होगा। क्यों? क्योंकि जितना डेप्थ में होंगे उसके ऊपर उतना ज्यादा पानी होता चला जाएगा और वो सारा पानी का दबाव वहां पे एक्ट कर जाएगा। यहाँ पे इसी तरह के प्रेशर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए हैं, अगर आप चाहें तो अपने घर पे इन एक्सपेरिमेंट्स को कर भी सकते हैं। अब ये तो ठीक है, लिक्विड्स की वजह से प्रेशर लगता है, ये हमें पता चल गया। क्या गैसेस की वजह से भी प्रेशर लगता है? तो देखिए बच्चों, गैसेस की वजह से भी प्रेशर लगता है। प्रेशर इज ऑल्सो एक्सर्टेड बाय गैसेस। अब अगर आप नहीं मानेंगे तो ये देखिए, जब हम बलून को फुलाते हैं तो उसमें हम हवा डालते हैं और हवा की वजह से क्या होता है, बैलून फूल जाता है। अब ये बैलून फूल क्यों जाता है हवा की वजह से? कि जब हवा अंदर जाता है बैलून के तो ये बैलून के चारों तरफ प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है, धक्का देता है इनको, यानी कि इनके सारे पार्ट्स जो है उसी धक्के की वजह से ये बैलून फैलता चला जाता है। जितना ज्यादा हम हवा डालेंगे प्रेशर उतना ज्यादा लगता चला जाएगा और बैलून उतना ही ज्यादा फूलता चला जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैसेस का भी अपना प्रेशर होता है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि गैसेस का अगर प्रेशर होता है तो हमारे अर्थ पे तो बहुत सारा गैस है, पूरा एटमॉस्फेयर में ऊपर तक गैस ही गैस है। तो क्या ये गैस भी प्रेशर लगाते हैं? तो यस, दीज गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑफ अस, ऑन ऑल बॉडीज। हम पे भी, गाड़ियों पे भी, जमीन पे भी, हर जगह पे हवा का प्रेशर लगता है और हवा के उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम देते हैं। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी वजह से जो प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है? द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ, हमारे ऊपर अर्थ के ऊपर जो एयर का लेयर है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रेशर लगाते हैं तो ये कितना प्रेशर लगाता है हमारे ऊपर में, क्या उस प्रेशर का हम पे कोई असर होता है? तो बच्चों हम आपको बता दें कि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं लगता तो हम सारे लोग बहुत लंबे होते, लेकिन चूंकि हम सब पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है तो हमारा जो ग्रोथ है वो हमें ऊपर जाने को टेंड करता है, वो हमें उठाना चाहता है ऊपर को, लेकिन ऊपर से जो हवा का दबाव है वो हमें दबा देता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम लोगों की हाइट उतनी नहीं हो पाई है जितनी की होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं होता तो हमारा हाइट जरूर बढ़ जाता। अब एयर प्रेशर का जहां तक सवाल है, कहां पे ये एयर प्रेशर ज्यादा होता है और कहां पे कम होता है, तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि जितना हम जमीन के तरफ को आएंगे उतना प्रेशर हाई होगा, क्योंकि यहाँ भी वही केस है। जमीन पे अगर हम खड़े तो ऊपर ऊंचाई तक हवा है, लेकिन अगर हम माउंटेन्स पे चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, तो हम ऑलरेडी ऊपर चले गए हवा के बीच वाले लेयर में, तो उसके ऊपर तो माउंटेन के ऊपर कम हवा है, इसलिए माउंटेन पे प्रेशर कम होता है। यही कारण है कि लोग जब माउंटेन पे जाते हैं तो कई बार उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है।
कारण क्या है कि हमारे बॉडी में जो खून दौड़ रहा है उस खून को मुंह से निकलने से रोकने में मदद करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो ब्लड को नीचे दबा के रखता है और दबाव कम होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही ब्लड रहता है, लेकिन अगर ये दबाव हट जाए तो अंदर की बॉडी का जो फास्ट मूविंग ब्लड है वो फिर मुंह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड हमेशा होता रहता है। ये देख लीजिए, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि एक प्लेन पेपर ले लें और ग्लास में पानी भर दे आधा और उसके ऊपर फिर पहले ग्लास को ऐसे रख के ऊपर में पेपर से रख देना है, फिर उसको ऐसे पलट देना है और फिर अगर आप उसको ऐसे उठाएंगे तो आप पाएंगे कि ये ग्लास जो है वो इस पेपर को छोड़ नहीं रहा, अपने साथ चिपकाए हुए है। कारण क्या है कि जो पानी नीचे आया तो ऊपर में थोड़ा जगह खाली हो गया, ऊपर में डेवलप हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक उसका जगह को कोई भरेगा नहीं तब तक वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, यानी कि अपने सिस्टम में कोई चेंज नहीं लाने देगा। तो एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है टम्बलर का, सिंपल जो सा एक्सपेरिमेंट है टम्बलर का, जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है 2 कप्स को अगर हम टाइटली चिपका देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो फिर घोड़े मिलके भी इसको नहीं खींच पाएंगे। यानी कि वैक्यूम की वजह से वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कमी हो जाता है और ये चिपक जाता है जो बाद में नहीं निकलता। या फिर जो हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर से तो हम खींच रहे हैं और एटमॉस्फेयर दबा रहा है इस लिक्विड को, इसलिए ये लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड होते हैं। सिरिंज में जो इंजेक्शन हम दबाते हैं तो वो इंजेक्शन बाहर निकल आता है, वहां पे भी प्रेशर काम करता है। ड्रॉपर ये जो जिससे हम इंक निकालते हैं किसी भी इंक पॉट से, तो वहां पे जो एयर को इसको हम दबा के जब हम छोड़ते हैं तो चूंकि अब अंदर हवा का कमी हो गया है तो हवा की जगह को भरने का काम इंक के द्वारा किया जाता है। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। रबर स्टिकर्स होते हैं कई बार, जैसे शीशे पे आप देखेंगे इस तरह का रबर का बना हुआ होता है, इसको थोड़ा सा दबा दीजिए तो ये शीशे के साथ बिल्कुल चिपक जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एप्लीकेशंस थे आपके प्रेशर के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्रिक्शन। तो नए टॉपिक पे आने से पहले आपको ये जो फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाया गया है इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आप उस नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर्स भी होमवर्क के तौर पे मैं आपको भेज दूंगा। आप इनको घर पे बनाइए, फिर हम लोग अपने साइंस के नेक्स्ट पार्ट फ्रिक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने फिजिक्स का अपना एक पार्ट को कवर अप कर लिया है। अगर सिलेबस पार्ट को देखा जाए तो हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट किया है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक कंप्लीट कर लिया है, और फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट कर लिया है। तो अपने साइंस के नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको फोर्स का ये चैप्टर समझ आया होगा। नोट्स के साथ आप इसको और ज्यादा बेहतर रूप में जान पाइएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और आपको नोट्स भेजता हूं, क्वेश्चन आंसर्स भेजता हूं। आप उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। आप पाएंगे कि बहुत जल्द जो एजुकेशन है वो आपको स्कूल्स के द्वारा भी मिले, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं, और आप बेहतर रूप में अपना काम कर सकें। और इस बीच में अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो feel free to comment and ask me your questions. Take care. Bye.